नमस्ते। दादरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि पर चल रही है। संधि में चर्चा के क्रम में हम लोग स्वर संधि पर अध्ययन कार्य कर रहे हैं। स्वर संधि में हम लोग अभी तक दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि तथा वृद्धि स्वर संधि में संधि करना सीख चुके हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग वृद्धि स्वर संधि के द्वारा कैसे संधि विच्छेद किया जाता है उसके विषय में अध्ययन करना सीखेंगे। तो आज हमारा चर्चा का बिंदु है वृद्धि स्वर संधि में संधि विच्छेद। वृद्धि स्वर संधि में संधि विच्छेद। मेरा यह अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि संधि विच्छेद की क्रिया संधि की क्रिया की अपेक्षा थोड़ा क्लिष्ट होता है, कठिन होता है, क्योंकि संधि विच्छेद की क्रिया करते समय हमें शब्दों की वर्तनी का भी अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। शब्द का अर्थ तो हमें ज्ञात होना ही चाहिए, लेकिन हमें शब्दों की वर्तनी का भी सही तरह से ज्ञात होना चाहिए, वरना जो विकल्प दिए रहते हैं वह इतने मिलते जुलते हैं कि हमको नियम आते हुए भी अगर हम वर्तनी पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो खैर वो छोड़िए। हम लोग देख रहे हैं कि वृद्धि स्वर संधि में संधि विच्छेद। तो हम लोगों ने संधि के विषय में पढ़ा। तो संधि विच्छेद क्या होता है, तो जो संधि युक्त शब्द होता है उसको पुनः उसके मूल रूप में अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद क्या है कि संधि युक्त शब्द को उसके मूल रूप में फिर से अलग अलग कर देना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। हम लोग संधि विच्छेद करेंगे किसका, तो ऐसे शब्दों का करेंगे जो वृद्धि स्वर संधि की क्रिया के द्वारा संधि रूप में आए होंगे। हमको किसका संधि विच्छेद करना है, तो इस प्रकरण में हमको करना है, इस टॉपिक के अंतर्गत हमको करना है ऐसे शब्दों का कि जो वृद्धि स्वर संधि की क्रिया के द्वारा संधियुक्त शब्द बने हुए। तो वृद्धि स्वर संधि में कौन सा नियम था, तो वृद्धि स्वर संधि का हम लोगों ने सूत्र देखा था। सूत्र क्या था, वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। और इसको हमने क्या तोड़ लिया था, तो हमने देखा था कि वृद्धि अथ एच, हमने इसी में न तोड़ा था। वृद्धि है अथ एच, वृद्धिरादेश क्या होता है, वृद्धि अथ एच, अर्थात क्या होता है, अर्थात जब अत प्रत्याहार के वर्ण, जब अत प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं, अर्थात आ, जब अत प्रत्याहार के वर्ण, जब अत प्रत्याहार के वर्ण के, जब अत प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात स्वर वर्ण युक्त, स्वर वर्ण युक्त वर्ण आए, वृद्धि अत एच क्या होता है कि जब अत प्रत्याहार अर्थात आ के पश्चात युक्त स्वर वर्ण आए तो संधि होने की दशा में, तो संधि होने की दशा में जब क्या करा है कि जब अत प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात एक तो स्वर वर्ण आए तो
तो वह स्वर वर्ण ए की वृद्धि करके एच प्रत्याहार अर्थात औ में बदल जाता है। औ में बदल जाता है। फिर से इस नियम को देख लीजिए। वृद्धिराद एच किसमें टूटता है? तो वृद्धि अत एच अर्थात अत प्रत्याहार अर्थात आ के पश्चात युक्त स्वर वर्ण आए तो वह स्वर वर्ण क्या करेगा? स्वर वर्ण की वृद्धि करके एच प्रत्याहार अर्थात औ में बदल जाता है। अर्थात क्या आया था कि अथवा आ का मेल किससे हो? ए अथवा ए से हो तो किस में बदल जाएगा? ए में। उसी प्रकार अथवा आ का मेल ओ अथवा औ में हो तो यह क्या करेगा? यह किस में बदल जाएगा? यह बदल जाएगा औ में। उम्मीद है कि यहां तक समझने में कोई भी संशय नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि में दो वर्णों का मेल होने पर क्या होता है? एकादेश होता है। यानी ये दो वर्णों में से कोई एक वर्ण रहेगा और इन दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण रहेगा, वह दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एक ही वर्ण बनाएंगे। उसी प्रकार इन दो वर्णों में से कोई एक वर्ण रहेगा और इन दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण रहेगा, यह दोनों वर्ण मिल करके क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। यानी वृद्धि स्वर संधि में कौन सी क्रिया होती है? एकादेश होता है। क्या होता है? एकादेश होता है। एकादेश क्या होता है कि दो वर्ण के स्थान पर एक ही वर्ण का आ जाना क्या होता है? एकादेश होता है। और यह एकादेश किसका किसका होता है? अ तथा औ का होता है। यहाँ इतनी बातें हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे। यहाँ तक संशय होने में कोई भी समस्या नहीं है। यह एकादेश कितने रूपों में होता है? तो यह एकादेश दो रूपों में होता है, अ तथा औ के रूप में। हम लोग जब वृद्धि स्वर संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे कि वृद्धि संधि युक्त शब्द का संधि विच्छेद करते समय हमें एकादेश से प्राप्त इन्हीं वर्णों को उनके मूल रूप में इस प्रकार अलग अलग करना है कि प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों क्या हों? सार्थक हों। क्या हों? सार्थक शब्द बने। कौन कौन से बने? प्रथम पद तथा द्वितीय पद। हमें एकादेश से प्राप्त इन वर्णों को इस प्रकार से विच्छेद करना है, इस प्रकार से अलग करना है कि क्या हो? प्रथम पद भी सार्थक हो और द्वितीय पद भी सार्थक हो। प्रथम पद भी सार्थक हो और द्वितीय पद भी सार्थक हो। तो हम अ को कितने रूपों में तोड़ सकते हैं? तो अ को हम लोग अ अथवा आ के रूप में तोड़ सकते हैं और ए अथवा अ के रूप, माने अ आ अथवा ए अ के रूप में तोड़, या औ को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं? औ को हम लोग या तथा ओ औ के रूप में तोड़ सकते हैं। यानी अ क्या होगा? अ युक्त वर्ण का हमको संधि विच्छेद करते समय चार स्थितियां बनेंगी तथा औ युक्त वर्ण का विच्छेद करते समय हमें क्या बनेगा? हमें चार स्थितियां बननी। कितनी स्थितियां बनेंगी? चार स्थितियां बनेंगी। तो इस आधार पे पहले हम लोग अ को तोड़ना सीखेंगे, उसके पश्चात औ को तोड़ना सीखेंगे। तो हम लोगों ने जैसे संधि करते समय उपनियम बना करके नियमों को देखा था, तो हम लोग संधि विच्छेद करते समय भी उपनियम बनाकर देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले अ को तोड़ना सीखते हैं, यानी प्रथम उपनियम को सीखते हैं।
तो हम इसको हटा दे रहे हैं, ऊपर से ही लिख दे रहे हैं ताकि पूरा प्रकरण, पूरी चर्चा एक ही बार में आ जाए। तो हम लोग पहला देख लेते हैं, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने का प्रथम उपनियम। संधि विच्छेद करने का पहला उपनियम क्या है? तो संधि विच्छेद करने का प्रथम उपनियम क्या है कि जब जब एकादेश की क्रिया, प्रथम उपनियम क्या है कि जब एकादेश की क्रिया अ के रूप में हो। जब एकादेश की क्रिया अ के रूप में हो, प्रथम उपनियम क्या है कि जब एकादेश की क्रिया अ के रूप में हो। तो इसमें प्रथम उपनियम क्या है? वृद्धि स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि में एकादेश की क्रिया, वृद्धि स्वर संधि में एकादेश की क्रिया अ के रूप में, वृद्धि स्वर संधि में एकादेश की क्रिया अ के रूप में तभी संभव है जब प्रथम पद का, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा द्वितीय पद का, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए अथवा अ हो। वृद्धि स्वर संधि के द्वारा संधि विच्छेद करने का पहला उपनियम क्या है कि वृद्धि स्वर संधि में एकादेश की क्रिया अ के रूप में तभी संभव है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए अथवा अ हो। अर्थात एकादेश क्या हो रहा है? अर्थात एकादेश क्या हो रहा है? अ। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? अ अथवा आ हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? ए अथवा अ हो। यहां तक
समझने में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी समस्या होगी, क्योंकि हम लोग इससे पूर्व की कक्षा में इन सब बातों को एक बार देख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस उपनियम के आधार पर, इस उपनियम के आधार पर कितनी स्थितियां बनेंगी? तो 4 स्थितियां बनती हैं। इस उपनियम के आधार पर 4 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी? तो इन 4 स्थितियों को हम लोग एक साथ ही देखेंगे, अन्यथा संधि विच्छेद करते समय हमें समस्या हो सकती है। यानी अ कब आएगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए हो। दूसरा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ हो। तीसरी स्थिति क्या होगी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए हो। तीसरी स्थिति चौथी क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी अ हो। उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में कोई भी संशय नहीं हुआ होगा। तो हम लोग देखे हैं कि जिस प्रकार संधि करने का हम लोगों ने 5 सोपान देखा था, उसी प्रकार हमने संधि विच्छेद करने का भी 5 सोपान देखा है, पढ़ा है और बनाया है। पहला क्या होता है? संधियुक्त शब्द। संधि विच्छेद करने का प्रथम सोपान क्या है? तो प्रथम सोपान है संधियुक्त शब्द। तो हम लोग संधि विच्छेद करना चाह रहे हैं किस पे? कि जब एकादेश अ के रूप में हुआ हो, तो जब एकादेश अ के रूप में हुआ हो तो हम लोग वर्णों का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग एक शब्द ले लेते हैं। शब्द है मनैक। शब्द क्या है? शब्द है मनैक। तो हमारे पास संधियुक्त शब्द क्या हो गया? तो हमारे पास संधियुक्त शब्द हो गया मनैक। अब संधि विच्छेद करने का जो द्वितीय सोपान होता है, हम लोग क्या देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि संधि अक्षर क्या है। संध्याक्षर क्या है? तो संध्याक्षर पहले ही बता दिए हैं कि संध्याक्षर प्रायः शब्द का मध्य अक्षर होता है। यानी कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा वर्ण है जहाँ पर संधि की क्रिया हो रही? कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा वर्ण है जहाँ पर संधि की क्रिया हो रही है? तो संध्याक्षर क्या हो गया? शब्द का मध्य अक्षर हो गया। यानी मध्य अक्षर कहाँ है? तो यहाँ हम लोग मनैक, यानी हम लोग जान गए कि न में ही क्या है? संधि अक्षर है, क्योंकि न ही क्या है? न ही क्या है? शब्द का संधि अक्षर है या ये शब्द का मध्य अक्षर है। अब हम लोग देखेंगे तीसरी क्रिया क्या होती है। तो हम लोग ढूंढेंगे संधि वर्ण की पहचान। यानी कौन सा ऐसा वर्ण है जो संधि की क्रिया से प्राप्त हुआ है? संधि वर्ण की पहचान। तो हम पहचान करके क्या कर लेंगे? इसको अलग कर लेंगे। यानी यह शब्द क्या बन गया? मैं, न, अ और क। यहां तक समझने में कोई भी संशय नहीं हुआ होगा। फिर है चौथी क्रिया होती है, चौथी क्रिया होती है शब्द पृथक्करण। यानी हम लोग क्या करते हैं कि इस संधि वर्ण को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि हमें 2 सार्थक शब्द मिलना प्रारंभ हो जाए। यानी हम लोग मन को यहां कर लेंगे और यहां क्या बना? अ बना और यहां क्या हुआ? क। यहां तक समझने में कोई भी संशय नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? अ क्या कैसे बन रहा है?
तो ऐ 4 स्थितियां बन रही हैं, तो अब यहाँ चारों स्थिति को लिख लेंगे। यहाँ हमें क्या मिल गया? मन। अब हम लोग ऐ को 4 रूपों में तोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हुआ? अ धन ए, अ धन ऐ, आ धन ए, आ धन ऐ। और यहां पर क्या हुआ? कै। उम्मीद है कि यहां पर भी, यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यहां ऐ को इन 4 रूपों में तोड़ सकते हैं। इनको ऐ को क्या कर सकते हैं? इन 4 रूपों में तोड़ सकते हैं। अब हम लोग 4 शब्द युग्म बनाएंगे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। मन में पहले ए मिलेगा, तो मन धन एक, एक शब्द युग्म बना। दूसरा बना मन धन एक, तीसरा शब्द बना मना धन एक, चौथा शब्द बना मना धन एक। तो हमने बताया कि संधि विच्छेद हम लोग अच्छी तरह से तभी कर पाएंगे जब हमें शब्द का सही अर्थ, सही पर्याय ज्ञात रहेगा। तो मनैक का मतलब होता है कि मन का एक होना। मनैक का क्या होता है? मन का एक होना। तो हम लोग देखेंगे कि ऐक जो होता है वह एक को परिभाषित नहीं कर पाता है, तो यह दोनों कट गए, यह दोनों हो नहीं सकते हैं। फिर है, चूंकि मन का एक होना है तो मना भी क्या है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यानी क्या हमारा संधि विच्छेद हुआ? कि हमारा जो संधि विच्छेद हुआ वह हुआ मन धन एक। मन धन क्या हुआ? एक। यानी हमारा मनैक का जो सही संधि विच्छेद हुआ वह क्या हुआ? मन धन एक हुआ। उम्मीद है कि यह तरीका, यह क्रिया आप लोगों को समझ में आ रही हो। आइए हम लोग अब एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो हम चूंकि जगह की कमी है इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं, और हम इसको भी हटा दे रहे हैं। चूंकि यह चारों स्थितियां बनती हैं इसलिए हम इसको अभी इसको हटा नहीं रहे हैं। हम लोग आइए अब दूसरा शब्द देख लेते हैं। एक शब्द है मनैक्य। मनैक्य, तो हमारे पास संधियुक्त शब्द क्या हो गया? तो हमारे पास संधियुक्त शब्द हुआ मनैक, यानी हमारा जो पहला शर्त हुआ, पहला सोपान हुआ, 5वां है शब्द युग्म। हमारा जो प्रथम सोपान हुआ वह पूर्ण हुआ। क्या हुआ? कि संधियुक्त शब्द मिल गया हमें। फिर हमें क्या करना है? हमको अब इसका संधि अक्षर खोजना है। संधि अक्षर क्या होता है? तो संधि अक्षर प्रायः शब्द का मध्य अक्षर होता है। तो मध्य अक्षर क्या हुआ? जहां संधि की क्रिया हो सकती है। तो न पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हाँ, मनैक इस तरह से लिख लेंगे। ठीक, यहां तक समझने में कोई भी संशय नहीं होगा। फिर हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, या हम थोड़ा और इसको तोड़ दें तो हम इसको लिख सकते हैं मैं न धन ऐ धन कै। तो हम लोग यहां संधि के नियमों से देखेंगे तो न और मैं का कोई भी संधि नियम नहीं, न और ए का ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम लोग न को क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तो क्या बन गया? मन ऐ और कै। अब हम लोग, हमारे पास मन आ गया, यहां पर ऐ है। ऐ को हम लोग कितने रूपों में लिख सकते हैं? और यहां क्या है? तो हम लोग
मन अय को कितने तरीकों से तोड़ सकते हैं? तो हम लोग अय को इन 4 तरीकों से तोड़ सकते हैं। वह क्या है? अ धन ए, अ धन अय, आ धन ए, आ धन अय। उम्मीद है कि यह कहाँ से आया? तो यह यहाँ से आया कि ए के स्थान पर हम लोग आय के स्थान पर हम लोग इन चारों वर्णों के युग्मों को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम लिख करके इन सबसे सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए क्या बनता है। तो मन का मेल ऐसे हुआ मन, ए का मेल क्या हुआ? एक क्या हुआ। ठीक है, हमें पहला शब्द युग्म मिला। दूसरा क्या मिला? मन का मेल ऐसे हुआ तो हुआ मन, अय से कै का मेल हुआ क्या हुआ? ऐक्य। दूसरा मिला। तीसरा हुआ मना धन ऐक्य। चौथा हुआ मना धन ऐक्य। तो चूंकि मनैक्य का मतलब हुआ कि एक मन का होना, तो एक मन वाले, तो मना जो है जिसमें आ रहा है, या दोनों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, सार्थक शब्द में नहीं बन रहा है, तो हटा दे रहे हैं। और मन और ऐक्य यही जो क्या हुआ, यही सही सार्थक शब्द बन रहा है। तो मनैक्य का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है? वह मन धन ऐक्य होता है। उम्मीद है कि यह संधि विच्छेद आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम लोग अब और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द हम लोग और देख लेते हैं। तीसरा शब्द है वसुधैव। वसुधैव, वसुधैव। तीसरा शब्द क्या है? तो तीसरा शब्द है वसुधैव, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया? हमें संधियुक्त शब्द प्राप्त हुआ। अब हम क्या ढूंढेंगे? तो अब हम लोग ढूंढेंगे कि संध्यक्षर क्या है, इसमें संधि कहाँ हो पा रही है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, चूंकि संधि नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें ह्रस्व उ बनता हो। बनता है तो दीर्घ बनता है। अगर दीर्घ उ रहता तो यहाँ देखते, नहीं तो यहाँ अय है तो यही देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या हुआ? मिल गया संध्यक्षर मिल गया, यानी वसुध और ऐव। वसुध ऐव मिल गया। ठीक है, अब हम वसुध, अब अय को हम कितने रूपों में तोड़ सकते हैं? तो फिर जानते रहे हैं कि अय को हम लोग 4 रूपों में तोड़ सकते हैं। किसमें किसमें? अ धन ए के रूप में, अ धन अय के रूप में, आ धन ए के रूप में, आ और अय के रूप में। यहां पर क्या है? वह। यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अब 4 संभव शब्द युग्म बनाते हैं। तो कौन सा है? पहला है वसुध धन एव। दूसरा शब्द युग्म बन रहा है वसुध धन ऐव। तीसरा शब्द युग्म बन रहा है वसुधा धन एव। चौथा शब्द बन रहा है वसुधा धन ऐव। तो हम लोग जानते हैं कि वसुधैव का मतलब होता है संपूर्ण, वसुधैव का मतलब होता है पृथ्वी ही। एव माने ही, वसुधा माने पृथ्वी। तो वसुधा धन एव। ऐव कोई शब्द नहीं होता है, ये हट गया। वसुध
वसुध, हाँ वसुध भी नहीं कोई शब्द होता है, तो दोनों वसुध वाले हट गए। तो शब्द क्या बना? वसुधा धन एव। वसुधा धन एव बराबर क्या हो गया? वसुधैव। वसुधा धन एव बराबर क्या हो गया? वसुधैव। एक शब्द हम लोग और देख लेते हैं, चौथा शब्द है तथैव। तथैव। तो हमें संधि युक्त शब्द क्या मिल गया? तो हमें संधि युक्त शब्द मिल गया तथैव। अब हम लोग देखेंगे संधि अक्षर क्या है। तो यहां पर निश्चित रूप से थैव क्या है? संधि युक्त अक्षर है, संध्याक्षर है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तथैव। अब इसको तथैव इस प्रकार से एक स्टेप हमने हटा दिया है। अब हम लोग अय को फिर इस रूप में तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन कर आएगा? तथा धन एव, अर्थात तथैव माने उसी प्रकार या तथैव ही। आप लोग इस स्टेप को करते हुए यह संधि विच्छेद की क्रिया करेंगे। आप लोगों को समझने में क्या होगा? आसानी होगा। आइए एक शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द है मातैश्वर्य। शब्द क्या है? मातैश्वर्य। यानी संधि युक्त शब्द हमको क्या मिला? संधि युक्त शब्द मिला मातैश्वर्य। यानी हमारी पहला चरण क्या हुआ? पूर्ण हुआ। अब हम लोग देखते हैं संध्याक्षर। तो हम इसमें ढूंढते हैं, तो संध्याक्षर यहाँ तय पे मिल रहा है, तो हमको संध्याक्षर भी मिल गया। ठीक है। अब हम लोग संधि वर्ण की पहचान यानी तीसरे चरण पे आएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मातैश्वर्य। फिर हम लोग तय को अलग कर लेंगे, फिर हो गया ऐश्वर्य। ठीक है। यहां तक समझने में कोई संशय नहीं होगा। आप लोग इस प्रक्रिया से करेंगे, धीरे धीरे संधि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ही समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अ को किस रूप में तोड़ सकते हैं? तो मात। अब इसको हम लोग 4 शब्द युग्म में बना सकते हैं। अ धन ए, अ धन ए, आ धन ए, आ धन ए। तो शब्द हमारे पास क्या बनता है? पहले शब्द में बनता है मात धन ऐश्वर्य। दूसरा शब्द युग में बनता है मात धन ऐश्वर्य। तीसरा शब्द युग में बनता है माता धन ऐश्वर्य। और चौथा शब्द युग में बनता है माता धन ऐश्वर्य। तो हम जानते हैं कि मात शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, यह किसी रूप में आता होगा। और ऐश्वर्य भी क्या है? गलत है। तो हमारा क्या संधि विच्छेद हुआ? माता धन ऐश्वर्य। तो मात स्वर का जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है माता धन ऐश्वर्य। उम्मीद है कि संधि विच्छेद करने की यह क्रिया आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक शब्द हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग उसका संधि विच्छेद करिएगा। वह शब्द कौन सा है? महेश्वर्य। जो उसका संधि विच्छेद होता है महा धन ऐश्वर्य। आप लोग इन सभी नियमों का पालन करते हुए संधि विच्छेद करेंगे तो आप लोगों की समझ और मजबूत होगी। आइए हम लोग
संधि विच्छेद करने का जो द्वितीय उपनियम होता है उसको देख लेते हैं। वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि युक्त शब्द का संधि विच्छेद द्वितीय उपनियम वृद्धि संधि वृद्धि स्वर संधि युक्त शब्द का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो उसके आधार पर जो हमें द्वितीय उपनियम प्राप्त होता है उसके आधार पर संधि विच्छेद कैसे करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब एकादेश की क्रिया के फलस्वरूप जब एकादेश की क्रिया और रूप में हो जब एकादेश की क्रिया क्या हो किस रूप में हो और रूप में हो। नियम क्या है? वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि में एकादेश की वृद्धि स्वर संधि में एकादेश की क्रिया के फलस्वरूप और तभी संभव है वृद्धि स्वर संधि में एकादेश की क्रिया के फलस्वरूप और तभी संभव है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अथवा आ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ओ अथवा औ हो। वृद्धि स्वर संधि युक्त शब्द का संधि विच्छेद करते हुए द्वितीय उपनियम क्या कहता है कि वृद्धि स्वर संधि में एकादेश की क्रिया अ के रूप में तभी संभव है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ओ अथवा औ हो। अर्थात एकादेश किस रूप में हो और औ के रूप में हो। शर्त क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो अ अथवा आ। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो वह हो
ओ अथवा आओ। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझने में कोई संशय नहीं हुआ। अब फिर देख लेते हैं, इस उपनियम के आधार पर, इस उपनियम के आधार पर कितनी स्थितियां बनती हैं? तो 4। इस उपनियम के आधार पर 4 स्थितियां बनती हैं। क्या हो सकता है? और तभी प्राप्त होगा, और प्राप्त होने की चारों स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो अ धन ओ, अ धन ओ, आ धन ओ, आ धन ओ। यह चारों स्थितियां औ को प्राप्त होने में संभव है, और तभी प्राप्त होगा जब यह चारों स्थितियां बनेंगी। देख लीजिए ध्यान से, वृद्धि स्वर संधि के द्वारा और तभी प्राप्त होगा कि जब यह चारों स्थितियां बन सकती हैं। अ के साथ ओ अथवा अ के साथ औ का मेल हो, आ के साथ ओ का मेल हो, या आ के साथ औ का मेल हो। ठीक है, यही चारों स्थितियां बनेंगी, मिलेंगी, होंगी, तब क्या बनेगा? तब औ बनेगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, वह क्या है? चूंकि इसको हम मिटा करके, आप लोग लिख लीजिए, इसको हम मिटा करके उदाहरण ऊपर ही लिख दे रहे हैं। तो पहला हम उदाहरण इसका लिख ले रहे हैं। शब्द है परमोजस्वी। शब्द क्या है? शब्द है परमोजस्वी, यानी हमें किस शब्द का संधि विच्छेद करना है? तो हमें परमोजस्वी शब्द का संधि विच्छेद करना है। यानी संधि युक्त शब्द हमको कौन सा मिल गया? तो संधि युक्त शब्द मिल गया परमोजस्वी। हमारा द्वितीय चरण क्या है? तो हमें संधि अक्षर की पहचान करना है। तो हमारे पास संधि अक्षर कौन सा है? तो संधि अक्षर मौम के रूप में आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे परम ओजस्वी। हम लोग एक स्टेप कम कर दिए हैं, एक चरण कम कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। अब औ कितने रूप में आ सकता है? तो औ इन 4 रूपों में आ सकता है। यानी हम लोग लिखेंगे परम, औ क्या है? अ धन ओ, अ धन औ, आ धन ओ, आ धन औ। कितने रूपों में आ सकता है? तो आ इन 4 युग्मों में आ सकता है। साथ में है जस्वी। अब हमको इन शब्दों से, इन समीकरणों से क्या बनाना है? शब्द युग्म बनाना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, पहला हमको क्या युग्म मिल रहा है? तो पहला युग्म मिल रहा है परम धन ओजस्वी। यानी धन चिन्ह के इधर वाला इस शब्द में जुड़ेगा, धन चिन्ह के बाद वाला इस शब्द में जुड़ेगा, यानी परम ओजस्वी। ठीक, दूसरा शब्द युग्म हमको क्या मिल रहा है? तो हमें दूसरा शब्द मिल रहा है परम धन ओजस्वी।
तीसरा शब्द युग्म हमको क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है परमा, ओजस्वी। और चौथा शब्द युग्म मिल रहा है हमको परमा धन ओजस्वी। तो हम लोग जानते हैं कि परमोजस्वी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जो परम ओजस्वी होता है उसको परमाजस्वी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा यही शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से सही है और सार्थक भी है। ओजस्वी नहीं होता है भगवान, और परमा भी नहीं होता है, यह भी क्या है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो हमारा जो सही संधि विच्छेद परमोजस्वी का होगा वह होगा परम धन ओजस्वी। उम्मीद है कि संधि विच्छेद करने की यह क्रिया आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग और शब्द देख लेते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं या यहां देख लेते हैं। दूसरा शब्द है वनौषध। वनौषध, तो हमें संधियुक्त शब्द क्या मिल गया, वनौषध। हमारा संध्यक्षर क्या है, तो यहां पर है संध्यक्षर औ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं वन औषध। अब हम औ को क्या तोड़ सकते हैं, तो चार रूप में तोड़ सकते हैं। अ धन ओ, अ धन औ, आ धन ओ, आ धन औ। उम्मीद है कि यहां तक इस करने में, इस क्रिया को करने में कोई भी संशय नहीं होगा। औ के स्थान पर इस समीकरण के आधार पर हम लोग चार रूपों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब हम लोग सार्थक शब्द बनाएंगे। तो क्या हो गया, वन धन औषध है, वन धन औषध। फिर तीसरा है वना धन औषध, वना धन औषध। एक दो तीन चार, तो वना कोई शब्द नहीं होता है इसलिए गलत हो जाता है। औषध और औसत दोनों सही है, लेकिन सही संधि विच्छेद आप अगर औषध नहीं है तो औषध वाले कर सकते हैं, लेकिन वन औषध का सही शब्द होता है वन धन औषध। ठीक है, अगर यह विकल्प नहीं रहेगा तो आप इसको कर देंगे तब भी यह सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे अन्य शब्दों, एक दो शब्द और देख लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको। एक शब्द और हम लोग देख लेते हैं। शब्द है महोज। शब्द क्या है, महोज। एक बात आप लोग और ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा में वृद्धि स्वर संधि से प्रश्न जो है वह अपेक्षाकृत कम आते हैं, लेकिन पढ़ना हम लोगों के लिए और हर तरीके के प्रश्नों को हल करने की क्षमता विकसित करना अपने आप में एक अच्छा गुण होता है, एक अच्छी बात होती है। तो हमारा क्या है, तीसरा शब्द क्या है, महोज है। तो हम इसमें संध्यक्षर कहाँ देखेंगे, यहाँ पे है। ठीक है, आइए हम लोग अलग करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं मह औ जय। हम लोग दो स्टेप, एक स्टेप काट दे रहे हैं क्योंकि कई शब्दों का क्रिया हो चुका है संधि विच्छेद।
तो हम लोग इसको औ को क्या लिख सकते हैं, ए धन ओ, ए धन औ, आ धन ओ, आ धन औ और ज। अब हम इससे शब्द युग्म बनाएंगे। तो पहला शब्द युग्म क्या आएगा, मह धन ओज। दूसरा क्या आएगा, मह धन औज। तीसरा शब्द क्या आएगा, महा धन ओज। चौथा शब्द क्या आएगा, महा धन औज। तो महोज, महोज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह, यदि किसी के चेहरे पर बहुत ही तीव्र ओज है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे महोज कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मह नहीं सही है तो यह गलत हो गया, औज भी नहीं सही है तो यह भी गलत हो गया, और औज नहीं तो महा धन ओज। महोज का जो सही शब्द संधि विच्छेद होता है वह होता है महाधन ओज। यानी हमें कौन सा शब्द युग्म प्राप्त हो गया, तो हमें महोज बराबर प्राप्त हुआ महा। महा का मेल जब ओज से होता है तो हमें कौन सा शब्द युग्म प्राप्त होता है, तो हमें महोज शब्द युग्म, हमें महोज संधियुक्त शब्द प्राप्त होता है। हमें कौन सा शब्द युक्त होता है, तो महोज शब्द युग्म प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्य शब्दों का आप लोग संधि विच्छेद करने की प्रक्रिया करिएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने अभी तक देखा कि हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं, और स्वर संधि में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि का अध्ययन कर लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, हम इसको मिटा के आप लोगों को समझा दें। हम जो कहना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहिए। तो हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, स्वर संधि का। स्वर संधि में कितने भाग है, स्वर संधि के कितने उपभेद हैं, तो 5, 1 2 3 4 और 5। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है हमने आज जो पढ़ा वह है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि, और पांचवा है अयाद स्वर संधि। स्वर संधि के क्या है, यह 5 उपभेद है। स्वर संधि की क्या है, यह 5 उपभेद है। तो हम देखते हैं कि स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है, अर्थात ए, ई, उ और री। ये क्या थे, ये 4 मूल स्वर थे। ये क्या थे, ये 4 मूल स्वर थे। उसके बाद यह स्वर जब अपने से सजातीय से मिले तो क्या हो गए, अपने दीर्घ रूप में आ गए। क्या हुए, अपने दीर्घ रूप में आ गए, अर्थात आ, दीर्घ उ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ठीक। तो यहाँ चूंकि री जो होता है वह अन्य किसी संधि में संयोग नहीं करता है, इसकी कोई सहभागिता नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, केवल 3 ही स्वर अन्य संधि की क्रिया में भाग लेते हैं। यहां क्या हो गया, ये हो गया दीर्घ स्वर संधि, ठीक। यहां तक समझने में कोई संशय नहीं हुआ होगा। अब क्या होता है, गुण स्वर संधि में
तो आ क्या करते हैं, माने ए क्या करते हैं, अपने से भिन्न से मिलते हैं। तो गुण में क्या होता है, गुण में क्या होता है, ए इससे मिलता है, ए इससे मिलता है और ए इससे मिलता है, ठीक है, ये न होता है। तो ए इससे मिलके क्या बनाता है, ए ई से या ई से मिलेगा तो ए उ से मिलेगा तो ओ, और ए री से मिलता है तो क्या बनाता है, आर। ठीक, यहां तक समस्या नहीं है कोई। ए आ यानी ए जब कहेंगे तो दोनों को उसका हरस रूप और दीर्घ रूप दोनों, इसी प्रकार ई कहेंगे तो ई का हरस और दीर्घ रूप दोनों, ऊ कहेंगे तो ऊ का हरस और दीर्घ रूप दोनों, ठीक है, तो बने। अब फिर क्या होता है, यह ए और आ, यह आ ए से क्रिया करता है तो ए बनाता है, और यही ए ओ से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, औ बनाता है। यह क्या हो गया, यह हो गया वृद्धि स्वर संधि, यानी 4 स्वर यहां हो गए, 3 स्वर यहां हो गए, 4 3 7, 2 स्वर यहां हो गया 7 और 2 9, 2 स्वर यहां प्राप्त हुए, कितने हो गए 11। यानी कहने का मतलब है कि ए अपने से आगे बढ़ते हुए जब स्वरों से मेल करता है तो सभी 11 स्वरों की उत्पत्ति या सभी 11 स्वर हमें प्राप्त हो जाते। अब क्या होता है, अब 2 संधि बचे हुए हैं, यड़ संधि और अयादि संधि। अब क्या होता है कि अब ए और आ का मेल, यानी ए का मेल सभी स्वरों से समाप्त हो गया। अब क्या होगा, अब ई उ और री क्या होंगे, अब दूसरे से मेल करेंगे, ठीक है, यानी ए आ का मेल सभी स्वरों से हो गया, सभी स्वरों से हो गया, सब इन 3 संधियों के बीच। अब क्या होगा, आगे की संधि में ई अथवा दीर्घ ई, उ अथवा दीर्घ उ और री का मेल अन्य स्वरों से होगा, और अन्य स्वरों से होगा तो नए वर्ण बनेंगे। तो आगे की कक्षा में हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि अब जो स्वर संधि की क्रिया होगी वह प्रथम वर्ण के रूप में ए अथवा आ नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है अभी तक क्या था कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ए अथवा आ अक्सर आते थे, यानी दीर्घ स्वर संधि में भी आते थे, गुण स्वर संधि में आते हैं और वृद्धि स्वर संधि में आते हैं। हालांकि दीर्घ में ए अथवा आ, ई अथवा ई, उ अथवा उ और री आते थे, लेकिन बाकी गुण और वृद्धि में केवल ए अथवा आ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में आता है। अब जो स्थितियां यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि में बनेंगी उसमें ए अथवा आ बाद में आएगा। कहने का यही मतलब है। तो आज की कक्षाओं को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।